सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका को पर संसद का एक नियंत्रण महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है और संसदीय लोकतंत्र में संविधान में बहुत सारे प्रावधानों का वर्णन किया गया है या संसद की कार्यवाहियों में बहुत सारे प्रावधानों का वर्णन किया गया है जिसके माध्यम से संसद जो है वो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित करती है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से कार्यपालिका पर संसद नियंत्रण स्थापित करता है। हालांकि यदि सत्ता पक्ष मजबूत है, सरकार बहुमत में है, प्रधानमंत्री सशक्त है, तो निश्चित ही वह संसद के बहुत सारे नियंत्रण को दरकिनार करता जाता है। लेकिन चूंकि संसद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का संस्था है और उसका कर्तव्य है कि वो अपने कार्यवाहियों से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करे। यही कारण है बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। सबसे पहला जो माध्यम है वो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण जैसे ही नई सरकार चुन के आती है या नया सत्र प्रारंभ होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं, सरकार की कार्रवाइयां, सरकार के कार्यक्रम यानी सरकार का पूरा बखान रहता है। और जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, संसद में इस पर जो है चर्चा प्रारंभ हो जाती है और विपक्ष द्वारा तीखी आलोचना की जाती है। कहीं न कहीं विपक्ष की ये आलोचनाएं सरकार को नियंत्रित और सतर्क बनाती हैं और कहीं न कहीं धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाला यह खंडन, यह आलोचना सरकार को कहीं न कहीं नियंत्रित करती है और सरकार पर संसदीय नियंत्रण का एक माध्यम बनती है। दूसरा है बजट पर चर्चा। सरकार का कार्य है बजट पेश करना और बजट पेश करने के माध्यम से ही सरकार अपने सरकार का संचालन पूरे देश में करती है और अपने वित्तीय खर्चों को पूरी करती है। जैसे ही बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में उस पर चर्चा होने लगता है और हालांकि बजट पर चर्चा का समय भी दिया जाता है और लगभग संसद के सदस्यों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो बजट पर चर्चा करें। सरकार द्वारा जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो विपक्ष के द्वारा इसकी तीखी आलोचना की जाती है, इसके कमियों से अवगत कराया जाता है। लेकिन जब विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा होती है उस समय संसद के विपक्ष के सदस्यों को तीखी आलोचना करने का ज्यादा अवसर मिलता है। यानी जब विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर जब चर्चा होती है तो यह एक अवसर मिलता है विपक्ष के सदस्यों को तीखी आलोचना करने का, क्योंकि विपक्ष बहुत से अनुदान मांगों को गैर जरूरी भी बता सकता है या अधिक बता सकता है या अपेक्षा से अधिक खर्च दिखा सकता है। उस समय केवल उस विभाग का ही नहीं, उस विभाग के नीतियों का भी आलोचना की जाती है, प्रशासनिक जांच भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं अनुदान मांगों पर होने वाली जो चर्चा है वो एक बड़ा साधन बनता है सरकार की आलोचना का और संसदीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता है बजट पर किया जाने वाला चर्चा। इसके अलावा तीसरा जो है वो है प्रश्नकाल। लोकतंत्र में या कहिए संसदीय लोकतंत्र में
सरकार से पूछे जाने वाला प्रश्न एक संसदीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन बनता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण साधन बनता है। यही कारण है कि संसदीय कार्रवाई में जो पहला घंटा होता है, यानी संसद का जब कार्रवाई शुरू होता है तो जो पहला घंटा है वो सरकार से पूछे जाने वाले प्रश्न का घंटा है। चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी के सदस्य हो, वो प्रश्न पूछते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण होता है कि विपक्ष द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न सरकार से। तो जो पहला घंटा होता है वह प्रश्नकाल कहलाता है। इस दौरान चाहे वो पहले से दिए गए प्रश्न सरकार को दे दिए जाते हैं संसद के सदस्यों द्वारा, और नियत तिथि होती है कि इस तारीख को आप प्रश्न का जवाब देंगे। चाहे वो तारांकित प्रश्न हो जिसका मौखिक जवाब देना है, चाहे वो अतारांकित प्रश्न हो जिसका लिखित जवाब देना है, लेकिन सरकार के सदस्य यानी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को जिससे वो प्रश्न पूछा जा रहा उसका जवाब देना है। यानी संसद की कार्रवाई का जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल कहलाता है, और इस प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सदस्य जो हैं वो सरकार के सदस्य से या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य से विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछते हैं। निश्चय ही ये प्रश्न संसदीय नियंत्रण का एक साधन है, क्योंकि सरकार इन प्रश्नों से सतर्क होती है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढती है, और अगर सरकार नहीं ढूंढ पाती है या किसी मुद्दे पर कमजोर पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये बात पूरे देश में जाती है, और कहीं ना कहीं प्रश्नों का उत्तर न दिया जाना पाना सरकार के आलोचना का कारण भी बनता है। यही कारण है कि प्रश्नकाल सरकार के ऊपर एक नियंत्रण का माध्यम है संसद के। तो प्रश्नकाल निश्चित ही संसदीय नियंत्रण का एक माध्यम बनता है। तीसरा है, चौथा है शून्यकाल। शून्यकाल निश्चित ही भारत के मीडिया द्वारा दिया गया यह एक शब्द है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आता भी है कि संसदीय जो शून्यकाल है ये कहां किसके द्वारा दिया गया है, तो कहीं इसका उल्लेख नहीं है, भारत के मीडिया द्वारा दिया गया यह शब्द है। प्रश्नकाल के बाद जो अगला एक घंटा है वो शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल इसलिए भाई 12 बजे शुरू हो रहा तो इसका नाम शून्यकाल कर दिया गया। लेकिन शून्यकाल प्रश्नकाल से अंतर है। प्रश्न तो पूछा जाता है शून्यकाल में भी, लेकिन शून्यकाल में एक अंतर है। शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिना सूचना के दिए गए प्रश्न हैं। भाई अगर आपने सूचना दे दिया है तो जाहिर सी बात है उसका उत्तर बड़े अच्छे से सरकार तैयार करवा लेती है, लेकिन बिना सूचना दिए अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो निश्चित ही शून्यकाल सरकार के अंदर भय उत्पन्न करने वाला समय है। ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका के ऊपर एक भय उत्पन्न करने वाला शून्यकाल समय माना जाता है। और यही कारण है कि शून्यकाल, चूंकि शून्यकाल में बिना सूचना दिए प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, सरकार के पास पहले से उसका बना बनाया उत्तर तो तैयार रहता नहीं है, या कुछ समय मिला तो उसमें उत्तर तैयार कर ले। यही कारण है कि निश्चित ही शून्यकाल मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका के अंदर भय उत्पन्न करने वाला होता है, और यही कारण है कि शून्यकाल संसदीय नियंत्रण का एक सशक्त आधार निश्चित ही बनता है। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। देखिए, जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठ जाता है या संसद के किसी सदस्य के समक्ष कुछ ऐसी बात ध्यान में आती है या ऐसी बात संज्ञान में आती है जो महत्वपूर्ण है और जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है, तो विपक्ष का कोई सदस्य जो है उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश करता है जिसको कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। यानी सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए विपक्ष का कोई सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करता है। अगर अध्यक्ष ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो तुरंत चर्चा प्रारंभ हो जाता है। निश्चित ही इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की किसी नीतियों के बारे में या सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के बारे में
या सरकार द्वारा किसी मामले पर ध्यान न दे पा जाने के कारण का जो मामला है, जो उसके द्वारा ध्यान में नहीं दिया गया है या ध्यान में नहीं लाया गया है, तो उस पर ध्यान दिलाया जा रहा है, या उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया तो उस पर ध्यान दिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार के आलोचना का भी तो आधार बन जाता है कि आपने ये काम नहीं किया या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, और आपका ध्यान कोई विपक्ष का सदस्य करवा रहा है। तो जैसे ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी जाती है, इस पर चर्चा होता है, कहीं ना कहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सरकार पर नियंत्रण का एक निश्चित ही साधन बनता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद अगला जो प्रस्ताव है वो है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कोई अति महत्वपूर्ण अगर कोई घटना घट जाए या कोई अति महत्वपूर्ण बात उत्पन्न हो जाए या कोई ऐसा मुद्दा पैदा हो जाए जिसको टाला नहीं जा सकता है, ऐसे मुद्दे को एक प्रस्ताव के तहत विपक्ष का सदस्य लाते हैं और उनकी मांग होती है कि जो सदन की कार्रवाई चल रही है उसको रोक दिया जाए और तत्काल इस मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ किया जाए। अगर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इस बात को मान लिया जाता, इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है, तो तुरंत संसद की कार्रवाई रुक जाती है और उस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत चर्चा प्रारंभ हो जाती है। चूंकि संसद की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोक दी जाती है और उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कार्य स्थगन प्रस्ताव। चूंकि संसद की कार्रवाई स्थगित होकर उस अविलंबनीय महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है कार्रवाई या चर्चा तुरंत प्रारंभ हो जाती। और निश्चित ही वो ऐसे विषय जरूर होते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के आलोचना का आधार ही बनते हैं। विपक्ष के सदस्य ये दिखा रहे हैं कि इन मुद्दे पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तत्काल इस पर जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं कार्यस्थगन प्रस्ताव सरकार पर नियंत्रण का आधार बनती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण साधन है वो है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का अंतिम अस्त्र है सरकार को के आलोचना का या सरकार को गद्दी से हटाने का। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। हालांकि अगर सरकार बहुमत में है तो अविश्वास प्रस्ताव का बहुत प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सरकार बहुमत में नहीं है तब तो अविश्वास प्रस्ताव से सरकार जा सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का अंतिम अस्त्र है सरकार के विरुद्ध। लेकिन अगर सपोज करिए कि सरकार बहुमत में है तो क्या होगा? अगर सरकार बहुमत में है तो भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष को आलोचना का, बल्कि तीखी आलोचना का अवसर प्राप्त होता है। और उस तीखी आलोचना के माध्यम से जब विपक्ष के सदस्य सरकार का खंडन करते हैं तो निश्चित ही जनमत जागरूक होता है और सरकार सतर्क होती है। तो निश्चित ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा विपक्ष जब आलोचना करता है तो यह आलोचना जनता तक पहुंचती है। जनता सरकार के बारे में चाहे उसकी कमियां हो उसको जानती है। कहीं न कहीं सरकार विपक्ष की आलोचना को लेकर सतर्क होता है और निश्चित ही सरकार पर यह एक नियंत्रण का बढ़िया साधन है। इसके बाद संसद का यह भी अधिकार है संसद के पास कि सरकार द्वारा किया जाने वाले खर्चे पर वह नियंत्रण स्थापित करे। और यह नियंत्रण वह स्थापित करती है लेखा परीक्षण के माध्यम से, ठीक है ना। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के माध्यम से संसद जो है वो सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। और यह लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो क्या करता है? वो क्या करता है? लेखा परीक्षण करता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले धन का परीक्षण करता है और यदि कोई घोटाला हुआ है
जैसे आप देखिए, चाहे वो राष्ट्रमंडल घोटाला हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिसको, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनको कैग ने उजागर करके भारतीय राजनीति में भूकंप ला दिया है। सरकारें चली गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैग कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का एक सशक्त साधन है। यदि कैग अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करता है तो निश्चित ही संसदीय नियंत्रण का एक सशक्त साधन है। अब हम लोगों ने उन समस्त साधनों को तो गिना लिया जो दिया है, लेकिन प्रश्न तो यह उठता है कि ये समस्त साधन कारगर हैं कि नहीं, ये इंप्लीमेंट सही से हो पाते हैं कि नहीं। अगर वास्तविकता से देखा जाए, क्योंकि आपको मेंस में यदि इस उत्तर लिखना है इस बात का, क्योंकि ये प्रश्न मेंस से भी पूर्ण रूप से संबंधित है, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो अगर वहां प्रश्न आएगा इसकी समीक्षा कीजिए, तो केवल आप पॉजिटिव चीज बताकर तो आगे बढ़ेंगे नहीं, इसकी पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी, इसकी आलोचना ही बताना पड़ेगा। वही मैं आपको बता रहा हूं कि क्या ये साधन कारगर है कि नहीं। अगर देखा जाए तो एक बात समझने वाली है, अगर सरकार कमजोर है, प्रधानमंत्री ढुलमुल है और विपक्ष सशक्त है, तो जितने साधन मैंने आपको गिनाए हैं वो सरकार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेंगे, सरकार को हिलने नहीं देंगे। लेकिन देखने में तो ये आया है कि यदि सरकार पूर्ण बहुमत में हो, प्रधानमंत्री सशक्त हो और विपक्ष बिखरा हुआ हो, विपक्ष क्या हो, बिखरा हुआ हो, तो जो नियंत्रण संसद का कार्यपालिका पर होना चाहिए वही नियंत्रण उल्टा हो जाता है और कार्यपालिका ही संसद पर नियंत्रण स्थापित कर देती है और कार्यपालिका जिस तरीके से चाहती है संसद को अपने हिसाब से हाँकती है। यानी देखने में यह आता है कि जो नियंत्रण संसद का कार्यपालिका पर होना चाहिए वही नियंत्रण कार्यपालिका पर का संसद पर होता है, और यही ज्यादातर दिखाई देता है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र में जो अधिकार, जो शक्ति संसद का कार्यपालिका पर दिया वह उलट जाता है और कार्यपालिका ही संसद पर नियंत्रण स्थापित करती है। और कहा तो यह भी जाता है, इसीलिए साम्यवादी इसकी आलोचना करते हैं और संसद को गपशप की दुकान भी कहते हैं। वहां कुछ होता नहीं है, उसको एक गपशप की दुकान मानते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सत्ता पक्ष मजबूत है तो वो सारे काम करवा ले जाता है। तो विपक्ष का क्या मतलब रहा? विपक्ष तो केवल चर्चा करना, हो हल्ला करना या लड़ाई झगड़ा करना, इसी के लिए रह जाता है। और संसद में तो कोई ऐसी कार्रवाई बची नहीं जो ना हुआ हो। हर तरीके की उदंड कार्रवाई तो कर ही देते हैं संसद के सदस्य। तो क्या नियंत्रण रह गया? ये तो एक खंडन हो, आप एग्जाम में मर्यादित तरीके से लिख सकते हैं कि जो नियंत्रण देखने में आता है, अगर सरकार सशक्त है, प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से ताकतवर है, सरकार बहुमत में है, तो यह नियंत्रण उलट जाता है और कार्यपालिका ही संसद पर नियंत्रण स्थापित करती है। एग्जाम में आप आलोचना जरूर लिखिए, ठीक है ना, जरूर लिखिए कि एग्जामिनर आपका विषय वस्तु पर पकड़ उससे देख पाता है, ठीक है। तो ये पूरा रहा कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण। एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। लेकिन एक बात आप सिविल सेवा में हमेशा याद रखिए कि सिविल सेवा की परीक्षा में आपको हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। कोई भी समस्या आ जाए या आपके समक्ष कोई भी बड़ी बाधा खड़ी हो जाए, आपको अपने प्रयत्न से भागना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको हर प्रकार के प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है, जिन खोजा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, मैं बापुरा बुरन डरा
रहा किनारे बैठ, इस जो दोहा है इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि जो प्रयत्न करता है उसको कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाता है। जैसे एक प्रयत्नशील गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाता है तो तमाम प्रकार के रत्न, मोतियां, कीमती पत्थर प्राप्त करता है, लेकिन वह व्यक्ति जो डूबने से डर जाता है वो किनारे बैठा रहता है और प्रयत्न के अभाव में उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए आप जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा प्रयत्नशील रहिए, चाहे साधनों को जुटाने के लिए, चाहे प्रश्न को हल करने के लिए, चाहे अपने समस्याओं बाधाओं को दूर करने के लिए। जितना ही आप प्रयत्नशील रहेंगे, जितना ही आप प्रयास करते रहेंगे और अपने बाधाओं को दूर करते रहेंगे, अपने समस्याओं का समाधान करते रहेंगे और अपने छोटे छोटे टारगेट्स को रोज प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, निश्चित ही सफलता आपके कदमों को चूमेगी। धन्यवाद।